नमस्कार भैया, ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9वीं के अंदर विज्ञान के अंदर हम पाठ नंबर 3 पढ़ रहे थे, परमाणु एवं अणु। आज हमारा अगला टॉपिक है परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में है। तो आप सबको पता है कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण, अविभाज्य कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, क्योंकि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है वो अणु और आयन इन दोनों को बनाता है। अणु और आयन दोनों को बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि अणु और आयन जो है ना वो अत्यधिक संख्या के अंदर होते हैं, और जैसे ही अणु और आयन जो है आपस में जब जुड़ेंगे तो एक द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन हम परमाणु को नहीं देख सकते, लेकिन उस द्रव्य को देख सकते हैं जो अणु और आयन मिलकर बनाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुभव भी कर सकते हैं और उसी द्रव्य को हम फिर छू भी सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अणु है क्या। तो सबसे पहले हम अणु की परिभाषा को समझेंगे। तो अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा हो। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो किससे जुड़ा हुआ है? रासायनिक। मतलब क्या होगा, देखोगे आपके परमाणु दो होंगे और उनके बीच में बंध बना हुआ होगा, ठीक है। और आकर्षण बल के कारण जो है दो परमाणु आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे जिससे एक अणु का निर्माण होता है। तो अणु को अणु के अंदर हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक को ले लो आप, तो दोनों को हम सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित भी कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप में ये अस्तित्व में रह सकता है अणु, लेकिन परमाणु नहीं रह सकता। परमाणु जो है वो अणु और आयन से मिलकर बना हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके किसका निर्माण करेगा? अणु का निर्माण करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर तत्व एक है, ठीक है, और उसका परमाणु जो है वो भिन्न भिन्न है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो तत्व जो होंगे वो आपस में सहयोग करेंगे आकर्षण बल के कारण और एक अणु का निर्माण करेंगे। अब तत्वों के अणु होते क्या, तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम इसी के अंदर। तो किसी भी तत्व के अणु जो है वो एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा बने हुए होते हैं। जैसे आर्गन ले लिया हमने, हीलियम ले लिया हमने, ऐसे बहुत सारे तत्व है। हाइड्रोजन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो आप देखोगे कि ये सभी तत्व जो है ये प्रकार से परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, परमाणु द्वारा बने हुए होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातु जो होती है, जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के अंदर आप ले लो तो ऑक्सीजन अणु जो है वो दो ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। अगर ऑक्सीजन का अगर हम अणु बनाएंगे तो ऑक्सीजन का जो परमाणु बनेगा वो दो ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा बनेगा। मतलब दो ऑक्सीजन के अणुओं को अगर हम आपस में आकर्षण बल द्वारा जोड़ते हैं तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विपरमाणु अणु कहते हैं। O2 जो है वो क्या होगा? द्विपरमाणु अणु होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने? दो है। तो सामर्थ्य हम यहाँ पे ऑक्सीजन दो लिए तो इसकी जगह हम तीन भी ले सकते हैं। तो तीन ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा? परमाणु जो वापिस क्या करेगा? तीन ऑक्सीजन जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो O3 बनेगा। O3 को हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। तो किसी भी अणु के अंदर हम कह सकते हैं कि किसी की अणु की संरचना के अंदर परमाणु की संख्या जो है उसी अणु की क्या कहलाएगी? परमाणुता कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वापिस इस डेफिनेशन को बता रहा हूँ मैं, अगर कोई अणु है और उस अणु की संरचना जो है उसके अंदर अणु की संरचना के अंदर जो परमाणुओं की संख्या होगी वो उस अणु की क्या कहलाएगी? परमाणुता कहलाएगी। तो हमने यहाँ पे धातु और अधातु के कुछ उदाहरण लिए थे, तो वापिस हम यहाँ पे धातु अणु और कुछ अन्य तत्वों के अणुओं की एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कार्बन ले रहे हैं हम, तो कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि कार्बन जो है वो असीमित परमाणु के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। मतलब कार्बन की संख्या निश्चित इसीलिए नहीं होती क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से लगातार जो है आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो अभी हम यहाँ पे एक नीचे की जो सारणी दी हुई है तो उसमें तत्वों के प्रकार लिखे हुए धातु और अधातु। तो ऊपर की ओर कुछ अधातुओं के नाम लिखे हुए जिसके नाम बोल रहा हूँ मैं एक प्रकार से। आर्गन है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर। नीचे की ओर क्या है? धातु है। जैसे सोडियम क्या है? धातु लेकिन अपवाद है, ठीक है। दूसरा है आयरन और तीसरा है एल्यूमिनियम, कॉपर। ये सभी क्या है? धातु है। तो अब परमाणु तो लिखी हुई है, कौन सा एक परमाणु का, कौन सा द्विपरमाणु का, कौन सा त्रिपरमाणु का, कौन सा बहुपरमाणु का। मतलब परमाणु की संख्या एक है, दो है या तीन है या उससे अधिक है तो बहुपरमाणु में आ जाएगा। तो आर्गन के अंदर आपने देखा होगा एक एकल परमाणु है तो एक क्या हो जाएगा? एक परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम में भी एक ही हीलियम जो है अणु जो है वो परमाणु की संरचना से बंधा हुआ होता है रासायनिक संयोजन के द्वारा। तो एकल परमाणु होगा। ये भी ऑक्सीजन भी अभी बताया मैंने एग्जाम्पल में आपको द्विपरमाणु होगा, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु होगा, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणु होगा, क्लोरीन भी द्विपरमाणु होगा। फॉस्फोरस और सल्फर जो है ये दोनों जो है चतुर्परमाणु का बहुपरमाणु होगा। सल्फर के अंदर आप देखोगे कि सल्फर की जो संरचना बनेगी तो आप कह सकते हो कि असंख्य रूप में जो है सल्फर के अणु जो है एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए होंगे, इसलिए बहुपरमाणु अणु होगा ये। उसी प्रकार से धातु में हम जाएंगे तो धातु के अंदर जो एग्जाम्पल लिए हमने सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी एकल परमाणु के। तो हम कह सकते हैं कि तत्व जो है उसी पर हम कह सकते हैं कि परमाणुओं के द्वारा जो है एक प्रकार से बने हुए होते हैं। लेकिन
अधातु जो है वो परमाणु से नहीं बने होते, क्योंकि हमने अधातु के अंदर एग्जाम्पल लिया था परमाणु का, तो सॉरी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के 2 अणु लिए थे हमने और द्विपरमाणु अणु का निर्माण हुआ था। उसी प्रकार से हमने ऑक्सीजन के 3 अणु लिए थे, तो ओजोन पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओजोन के अणु का निर्माण हुआ था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे यौगिक के अणु। तो हमने देखा कि अलग अलग तत्वों के बारे में पढ़ा, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जो एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। वापिस बता रहा हूँ मैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जल है, तो जल का हम सूत्र लिखते हैं तो H2O। तो H2O के अंदर आप देखोगे कि ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो द्रव्यमान अनुपात भी क्या बन जाएगा? 1:8। तो हमने द्रव्यमान संख्या पढ़ा था, उसी के अंदर हमने द्रव्यमान अनुपात भी निकाला था। उसी प्रकार से अमोनिया जो है, तो हम सबको पता है कि अमोनिया जो है NH3 होता है, इसका रासायनिक सूत्र। तो आप देखोगे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन भी आ रहा है और क्या आ रहा है? हाइड्रोजन भी आ रहा है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो सीधा डबल हो जाएगा, द्रव्यमान अनुपात 14 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का होता है तो 14:3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से CO2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हम परमाणु की संख्या को निकाल सकते हैं, या परमाणु का जो द्रव्यमान अनुपात है उसको निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको परमाणु क्रमांक याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? परमाणु क्रमांक। तो उसी प्रकार से नीचे एक और सारणी दी हुई है, किस प्रकार से द्रव्यमान अनुपात निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान अनुपात और परमाणु अनुपात जो है वो भाग देके निकालेंगे, तो दोनों का सरलता अनुपात निकल जाएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल के अणुओं में परमाणु की संख्या जो निम्न पर, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा? म्यू में 1 और 16 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? 1/1 में भाग दे देंगे 1 आ जाएगा, और 8/16 में भाग दे देंगे क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जल का जो अनुपात है परमाणुओं का वो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? परमाणु का अनुपात निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में, अणु है क्या, ठीक है। फिर हमने यौगिक को पढ़ा, यौगिक किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन, इनके उदाहरण, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु और अधातु के, ऐसे तत्व जो धातु है और ऐसे तत्व जो अधातु है, उनके नाम बताने हैं आपको और उनकी परमाणुता बतानी है। कौन सा एकल परमाणु, कौन सा द्विपरमाणु, कौन सा त्रिपरमाणु, कौन सा चतुर्परमाणु, कौन सा बहुपरमाणु के, तो इनकी संख्या बतानी है आपको। ये सारणी आपको कॉपी में करनी है, और मैंने जो 2-3 छोटे छोटे प्रश्न बताए वो सभी भैयाओं को कॉपी में करना है। इससे अगला जो टॉपिक है हमारा, और वो है आयन क्या होता है, इसको हम अगली कक्षा के अंदर समझेंगे। धन्यवाद।